हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ जन्म लेता है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। जैसे मैग्नीशियम है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ पे क्या था, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, ऑक्सीजन प्रॉपर्टी अलग है, बट इन दोनों को मिलाने पे क्या फॉर्म हुआ बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड और न्यू प्रॉपर्टी के साथ इसने जन्म लिया। ठीक है, नई प्रॉपर्टी के साथ ये फॉर्म हुआ, तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं ना, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। यानी कि मैं कह सकता हूँ जैसे MgO2, ये दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, ये MgO2, तो ये एरो के लेफ्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, आपका रिएक्टेंट। ठीक है, और एरो के बाद वाला जो पार्ट है, ये वाले बाद वाला जो पार्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट, रिजल्ट क्या बना निकल के आया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसे क्या हम क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, टेक पार्ट इन केमिकल, जो केमिकल रिएक्शंस में भाग ले रहा है उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बन के आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, रिजल्ट के रूप में जो फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बेटा पता होना चाहिए, कौन सा रिएक्टेंट होता है और कौन सा हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहाँ से क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो उसने बताया कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हमें रिएक्शंस कराऊँ तो ZnSO4+ क्या फॉर्म होती है बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो देखो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई। ठीक है, तो गैस फॉर्म हो रही है, नहीं हो रही है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। कोई सी भी गैस, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन ही ली जाएगी, तो गैस फॉर्म होती है बेटा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का फॉर्मेशन होता है। सेकंड क्या है आपका, चेंज इन कलर। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उनमें बेटा उसका कलर भी चेंज होगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड ए चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो इसमें क्या होता है, इसका पर्पल से किस में हो जाता है बेटा, ये कलरलेस हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका कलर चेंज हुआ, पर्पल से किस में गया, वो कलरलेस में गया। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आ सकता है ना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब भी SO2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट में रिएक्शंस कराई जाएगी तो वहाँ भी क्या होगा, ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाता है बेटा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं चेंज इन कलर, तो यहाँ पे कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन स्टेट। जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेट भी चेंज होगी सब्सटेंस की। द कंबशन रिएक्शंस कैंडल वैक्स इज करेक्ट बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस ना। जैसे वैक क्या होता है हमारा, कैंडल होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है तो किस में जाती है बेटा, लिक्विड में जाती है एंड गैस, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल की स्टेट चेंज होती रहती है। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इम्पोर्टेंट है, प्रिसिपिटेट रिएक्शंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आप। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज करेक्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यानी कि जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई तो BSF4, है ना, इसे क्या बोलते हैं, PPT, और प्लस HCl यहाँ फॉर्म होता है। तो जो BSF4 है, बेरियम सल्फेट, ये क्या है, PPT है ना, वाइट PPT है। PPT प्रिसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती है आगे भी मैं बताऊंगा आपको, बट मैं यहीं थोड़ा सा
आपको समझा रहा हूँ। तो भाई जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होती है, जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे कुछ इनसोल्युबल सब्सटेंस भी बच जाता है बेटा। तो उस इनसोल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी, है ना, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इनसोल्युबल सब्सटेंस को, जो सोल्यूबल ही नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ पॉइंट बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होता है बेटा, टेम्परेचर भी चेंज होता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है आप लोगों को। कैसे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्लाइम। जब भी क्विकलाइम की रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी बेटा, वाटर के साथ, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, स्लेक्लाइम प्राप्त। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है बेटा, हीट आपकी निकलती है। तो इसकी रिएक्शंस मैं अगर आपको दिखाऊं, CaO, इसकी रिएक्शंस किसके साथ दिखा दो बेटा, वाटर के साथ, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाता है, COH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है बेटा, आपका क्विकलाइम है, और ये क्या बन के आया आपका, स्लेक्लाइम। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये इसमें क्या होता है, हीट, है ना, क्या, हीट, हीट निकलती है। आपने देखा होगा जब पहले क्या होता था, घरों की पुताई की जाती थी तो उसमें एक वाइट खड़िया टाइप की होती थी, तो उसमें जब वाटर डाला जाता था तो वो ऐसा लगता था जैसे बॉईल हो रहा है ना, जिस वेसल से में डाला जाता था वो हीट होने लगता था, उसमें से हीट निकलने लगती थी। ठीक है, तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जब क्विकलाइम में, तो वो क्या होता था, क्विकलाइम होता था आपका कैल्शियम ऑक्साइड, तो जब उसमें वाटर डाल जाता था तो वो क्या बन जाता था, सिलेक्टाइम, है ना। वहाँ पे क्या होता था, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता था, है ना, हीट निकलने लगती थी, हीट बढ़ने लगती थी, ऐसा लगता था कि कितना गर्म हो रहा है जो वेसल्स है हमारा, ऐसा लगता था जब भी पानी डाल जाता था ऐसा लगता था बॉईल हो रहा है। तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होगी तो वहाँ पे आपको हीट भी बढ़ती हुई दिखाई देती है बेटा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये इसी का एग्जांपल है बेटा, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक गिलियल, जब जिंक की रिएक्शन के साथ होगी, H2SO4 के साथ होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा आपका, प्लस हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये जेड, यहाँ इस रिएक्शन में आपको क्या देखने कह रहा है ना, विच इज राइज टेम्परेचर, तो वहाँ भी क्या देखने को आपको, टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, है ना, हीट बढ़ती हुई दिखाई देती है आप लोगों को। ठीक है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसे दो टाइप में डिवाइड भी किया गया है। तो पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब है जहाँ हीट या एनर्जी, द रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पे मैं कह सकता हूँ हीट या एनर्जी, है ना, हीट या एनर्जी क्या होगी बेटा, इवॉल्व होगी, क्या होगी, इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल, रेस्पिरेशन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है। जैसे ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और यहाँ से क्या करता है, एनर्जी भी फॉर्म करता है ना, प्रोड्यूस करता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप लोग ध्यान रखोगे, जो प्रोडक्ट साइड आपको हीट या एनर्जी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसकी साइड प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड आपको एनर्जी मिली है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल ये भी लिख सकते, जस्ट अब ऊपर आपको समझता है कि क्विकलाइम वाटर साथ रिएक्शन को सिलेक्टाइम बनाता है ना, तो यहाँ से क्या करता है, वो हीट या एनर्जी भी रिलीज करता है ना, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जस्ट ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये इसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल में इसे लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या कह रहा है वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें बेटा हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, क्या हो, एब्जॉर्ब। ठीक है, उसने बता भी दिया, एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो वो क्या होगी बेटा, उसमें हीट एनर्जी क्या कहती है, एब्जॉर्ब, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो हीट देना पड़ता है, एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ली जा रही है ना, एब्जॉर्ब की जा रही है, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह सकता हूँ। ठीक है,
और एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे एंडोथर्मिक, एंड मीन्स अंत, जहाँ हीट का अंत हो रहा है, अंत का मतलब एब्जॉर्ब की जा रही है। एक्सोथर्मिक में मतलब प्रोड्यूस की जा रही है, बस इतना ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक में प्रोड्यूस होती है और एंडोथर्मिक में उसको एब्जॉर्ब की जाती है ना। और ये हीट एनर्जी अब आपको कहाँ दिखाई देगा बेटा, रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो केमिकल, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन क्या था, कोई न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है ना। बट केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला, यानी कि जिसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी सिंबल या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी सब्सटेंस को, तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Zn से। और सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा किससे करते हैं, H2SO4 से, तो क्या बनाया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन, जिसे किसी सिंबल या फॉर्मूले से दिखाया जाता है ना, शो किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फिर उसके केमिकल इक्वेशन में आता है बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर Zn इधर 1 है तो इस साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी 1 ही चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी क्या चाहिए, 2। यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसमें क्या चाहिए बेटा, इक्वल चाहिए आपको ईच एटम के, है ना। फिर आता है बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो रिएक्शंस बैलेंस नहीं होती, इसमें एटम्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड नहीं होते हैं ना। जैसे Fe है, Fe देखो यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे Fe कितने मोल एटम है, 3 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4। तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा, अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम सीखेंगे बेटा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको क्या करना है बेटा, इक्वल करने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला लिखा होता है, या फॉर्मूले के नीचे कोई भी नंबर लिख रही है, जैसे यहाँ पे 3 लिख रही है, 4 लिख रही है, तो इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। केवल क्या करना है, इनके आगे आपको नंबर्स लगानी है। नंबर्स कैसे लगानी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ध्यान दो बेटा, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो SO4 अकेला है, तो SO4 3 करने के लिए मैं यहाँ क्या लगा दूँ बेटा, 3 लगा दूँ। जब यहाँ 3 लग गया तो BA के आगे कितना आ गया, 3। तो मैं इस BA के आगे क्या लगा दूँगा, 3। अब Cl काउंट कर लेते हैं। Cl जो भी नंबर्स यहाँ लगेगी वो जो नीचे नंबर्स है ना उसमें मल्टीप्लाई करेगी। तो Cl कितने यहाँ पर 2 एटम्स है। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 6। अब क्लोरीन कितना होगा, 6। अब इधर क्लोरीन कितने हैं बेटा आपके, 3। तो 6 करने के लिए क्या करूँ, मैं 2 लगा दूँ, तो 2 3 जा 6। अब Cl भी यहाँ 6 हो गए। अब Al देखो, Al चेक करो, Al कितने हो गए बेटा आपके 2। अभी इधर देखो Al कितने आपके 2। तो ये रिएक्शंस क्या है बेटा, बैलेंस। इस टाइप से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें देखते हैं NaOH H2SO4। अब यहाँ देखो Na2 आया, तो यहाँ पे क्या है, 2 लगा दूँ, Na2SO4 बन गया। अब चेक करो जरा H चेक करो, H जब यहाँ पे 2 लगा तो ये H के कितने हो गए, 2। और 2 ये रे कितने हो गए, 2 और 2 4। इधर कितने हैं H के 2, तो यहाँ क्या करूँ, 2 लगा दूँ, 2 2 जा 4। अब H4 हो गया आपका। अब चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन ये वाला 2 हो गया, और 4 ये रहा कितना होगा, 6। अब यहाँ देखो 4, और ये जो 2 नंबर्स आगे लगे, 2 ये हो गया तो 6 हो गया ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शंस क्या है बेटा, आपके बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो NaCl AgNO3 AgCl NaO3। तो अब क्या हुआ, इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे बेटा हम लोग, ये ऑलरेडी ही बैलेंस है बेटा आपकी रिएक्शन, चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब डी देखते हैं, डी में क्या कह रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। अब ध्यान दो, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl अकेला है, तो ये इसका मतलब ये इतना निकला। तो Hb2 है, Cl2, तो क्या लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ये रिएक्शंस बेटा आपकी बैलेंस होगी। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजीली है, बस आपको क्या होना चाहिए, टेबल आना चाहिए। ठीक है, चलो अब कुछ आगे चलते हैं बेटा।
टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, है ना। कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे गैसेस अगर कहीं किसी भी उसके आगे बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया, है ना, H2 लिख दिया और मैंने H2 लिख दिया, मैंने ब्रैकेट में G लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है G का, इसका अर्थ होता है ये गैसियस स्टेट में, किसमें कि गैसियस स्टेट में, यानी कि गैस है। ठीक है। अगर L लिख रहा है तो वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। S लिख रहा है तो वो किस फॉर्म में बेटा, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसे क्या लिखा जाएगा, AQ लिखा जाएगा। ठीक है। कभी आप रिएक्शंस देखते हो, रिएक्शंस के आगे आप देखते हो ना लिखे हुए, G लिख रहा है, L लिख रहा है, S लिख रहा है, AQ लिख रहा है, तो उन किस, अगर G लिख रहा है तो गैसियस है, L लिख रहा है तो लिक्विड है, S लिख रहा है तो सॉलिड है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा इनके बारे में। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस क्या है बेटा, आपकी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। तो कॉम्बिनेशन बेटा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो सब्सटेंस मिलाए जाएंगे ना। तो देख लेते हैं, रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, है ना, कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, वन प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कह दो, अभिकारक कह दो, है ना, रिएक्टेंट कह दो, ये सब्सटेंस कह दो, जब आपस में मिलेंगे तो केवल क्या बन के आए बेटा, सिंगल प्रोडक्ट बन के आए। तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे Mg मिला, Mg की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएगी तो क्या बन गया, MgO बन गया। अब देखो इधर 2 सब्सटेंस थे, Mg और O2, इधर क्या बना, केवल सिंगल प्रोडक्ट बना, MgO। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या बना, CO2। तो इस साइड कितने सब्सटेंस थे, 2, इस साइड प्रोडक्ट क्या बन के आया, 1। तो मैं ये देख रहा हूँ इसका जो रेशियो होता है मोस्टली क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 2:1, यानी कि ये एरो के बाद वाला पार्ट है। तो इस साइड 1 प्रोडक्ट बन के आ रहा है, इस साइड 2 हो सकते हैं सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो केवल क्या करेंगे, वो सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन 2 और मोर कंपाउंड। ठीक, इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होती है बेटा। ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसका रेशियो मैं कहूँगा 1:2। इसका मतलब अर्थ क्या है कि कोई एक सब्सटेंस होगा, वो 2 या 2 से अधिक पार्टों में डिकम्पोज हो रहा होगा। तो देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं इसे हीट करूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है ना। देखो यहाँ पे 1 सब्सटेंस था, अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 सब्सटेंस में टूट गया। और नेक्स्ट देख लो FeOH का ऑल्थराइज, तो Fe2O3 में टूट गया, तो वाटर में टूट गया। तो सब्सटेंस क्या था, 1 ही था, बट किस में टूट गया बेटा, वो 2 सब्सटेंस में जाके टूट जाता है। तो इसका रेशियो क्या जाता है, 1:2। ठीक है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ये 3 टाइप्स की मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो सबसे पहली आती है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा ही आपको नाम से पता चला हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी जिस रिएक्शंस को बेटा क्या करने पे, हीट करने पे, है ना, हीट करने पे क्या होती है बेटा, डिकम्पोज हो जाते हैं। गर्म करने पे वो क्या हो जाते हैं, जिन अपने अपने आयंस में टूट जाती है ना, यानी कि जिन सब्सटेंस मिलकर बनी थी उन्हीं में वो वापस टूट जाती है। जैसे लेड नाइट्रेट था तो किस बन गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का अर्थ समझिए, इलेक्ट्रो, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपल कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाती है। जैसे वाटर है, वाटर में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, तो किस में टूट गया, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से जो रिएक्शन है ना, ब्रेक डाउन हो रही, डिकम्पोज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर आता है बेटा थर्ड पे फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो किसकी प्रेजेंटेशन में टू डिकम्पोज होती है रिएक्शन बेटा, सनलाइट की। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं बेटा, सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है, किसको, सिल्वर क्लोराइड को। तो इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर, तो किस में टूट जाता है बेटा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है।
ठीक है। और ऐसी एक रिएक्शंस और भी है, ध्यान करो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, तो सनलाइट के प्रेजेंटेशन में होती है ना वो रिएक्शन, तो वो भी तो बेटा आगे समझ में। तो जो सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हो रही है उसे क्या बोल रहे हैं बेटा? ऐसा नहीं है कि सनलाइट के प्रेजेंटेशन में जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस थी, अब उसमें क्या हो रहा था, उसमें वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस लिए जा रहे हैं, तो उसे मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कहूँगा। समझ रहे हो ना आप? केवल क्या होगा, केवल वन सब्सटेंस दो या दो से अधिक पार्टों में टूट रहा हो जिसमें, किसकी उपस्थिति में बेटा? सनलाइट की उपस्थिति में ना, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, तो उस रिएक्शंस को मैं क्या कहूँगा बेटा आपका? फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, थर्ड पे आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको नाम से पता चल गया होगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है और उसके स्थान पे खुद जाके बैठ जाता है। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देंगे या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह देंगे। तो आज एक नया नाम आपको सीखने को मिला होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कहा जाता है बेटा रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी हम लोग कह सकते हैं, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं उस रिएक्शंस को। तो जैसे Mg था CuSO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, इस Cu को यहाँ से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Cu क्या है? लेस रिएक्टिव है, और Mg क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट Mg है, तो ये क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ से हटाकर उसके स्थान पे खुद बैठ जाता है और कॉपर को यहाँ से हटा देता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों ही अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। रिएक्शन इन विच आयन्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे BaCl2 है, Na2SO4 है। ठीक है बेटा, तो हुआ क्या, BaCl2 Cl किसके साथ था? Ba के, अब यहाँ Cl किसके साथ आ चुका है? Na के। तो इसमें क्या करते हैं बेटा? दोनों ही अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जैसे SO4 Na के साथ है, अब SO4 के साथ है, Ba के साथ है, अब दोनों में ही आपको आयन एक्सचेंज दिख रहे होंगे बेटा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ऊपर भी बता चुका हूँ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि जो जब दो सब्सटेंस आपस में मिलाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बेटा? कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस आपका बच जाता है ना, जो सोल्यूबल ही नहीं होता है, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा? AgCl। ठीक है, तो AgCl क्या है आपका? प्रेसिपिटेट, जो कि क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कैसे कहते हैं? इनसोल्यूबल सब्सटेंस जहाँ से फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देख लेते हैं बेटा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या तो इसे याद रख लो या फिर सेकंड वाली याद रख लो, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसी रिडक्शन में क्या करा है? तो देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा? एडिंग ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन की, जो रिडक्शन की जो डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा पॉइंट याद रखो, या तो ऑक्सीजन वाले याद रख लो या फिर हाइड्रोजन वाले याद रख लो। अगर दोनों ही याद कर पाओ तो बेटर है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है, अब पहला है यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब इस Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या कहूँगा बेटा? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H2, यहाँ पे क्या हुआ? H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहूँगा मैं बेटा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दो, H2S है और यहाँ पे S आ गया,
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन थी बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं इसे क्या कहूँगा बेटा ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन वाली भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, कभी आप समझो ऑक्सीजन वाली बता दी बस, हाइड्रोजन वाली नहीं बताएगी ये मैं, तो मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे Cl अकेला है, यहाँ पे क्या आएगा Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहूँगा बेटा मैं रिडक्शन, क्या कहूँगा रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहीं एक बात और आएगी आपकी, देखो जरा, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, तो जहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज यहीं तो हो रहा है, तो इसे मैं क्या कहूँगा बेटा, इसे मैं कहूँगा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कह सकता हूँ मैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और जहाँ पे क्या हो रहा है रिड्यूस द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन को क्या कहूँगा मैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहूँगा ऑक्सीडाइजिंग, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, तो क्लियर है। तो जहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे उसे क्या कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा आपका रिडक्शन हो रहा है उसे क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम के ठीक अपोजिट हो रहा है इसमें, है ना। और एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग, जहाँ पे रिडक्शन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे तो ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन अगर पूछ लेते हैं आपसे तो आप बता सकते हो जिसमें रिडक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं ना। और इसमें क्या करेंगे एग्जाम्पल में इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं बेटा एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशंस का हमारी लाइफ में क्या रिलेशन है ना, क्या इफेक्ट है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहला था कोरोसिन एंड डेंसिटी। तो कोरोसिन में क्या हो रहा है बेटा, कोरोसिन इज द प्रोसेस विच मेटल गेट डेस्ट्रॉयड, कि जो मेटल्स होती है वो क्या होती है स्लोली डेस्ट्रॉयड, है ना, धीरे धीरे क्या होता है डेस्ट्रॉयड खत्म होना स्टार्ट हो जाती है ना, बाई रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड एयर, यानी कि कोई भी मेटल जब एयर एंड वाटर के संपर्क में आएगी तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है डेस्ट्रॉय खत्म होने लग जाती है, धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड कोरोसिन, तो उसे क्या कहते हैं कोरोसिन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन लोहा है, आपके घर में लोहा होगा तो उसमें क्या देखते हो आप लोग धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट होता है, और जब जंग लगना स्टार्ट होता है धीरे धीरे वो मेटल जो है जो भी आयरन है आपका लोहे की चीज़ है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि क्या होता है वो कभी एयर एंड वाटर के संपर्क में आएगी, मॉइस्चर के संपर्क में ना नमी के संपर्क में आएगी, तो वो क्या हो उस पर क्या हो जाती है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आयरन वहन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म एंड रेड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट, जो रेड सब्सटेंस उस पर लगता है उसे क्या बोलते हैं रस्टिंग या रस्ट, है ना। जैसे Fe क्या है हमारा लोहा है, वाटर और ऑक्सीजन संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा Fe2O3 इंटू X6 2, तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा रस्ट का, ठीक है। ये इसे कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो धीरे धीरे उस पर क्या मेटल क्या लगने स्टार्ट हो जाता है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। तो मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, अब क्या प्रिवेंट हो सकते हैं रस्टिंग रोकने के लिए, तो बाई पेंटिंग, है ना, पेंट करके, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। तो इस किसको कोरोजिन को रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका रेंसिडिटी, ठीक है। और रेंसिडिटी में क्या कह रहा है वो, ऑयल एंड फैट सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू विच देयर टेस्ट कलर एंड स्मेल चेंज, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी सब्सटेंस ऑयल एंड फैट से मिलकर बने होते हैं, किससे ऑयल एंड फैट से मिलकर बने होंगे हमारे जितने जो भी सब्सटेंस हमारे ऑयल एंड फैट से मिलकर बने होते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसमें क्या हो जाता है बेटा टेस्ट, है ना, कलर और स्मेल में क्या हो जाता है बेटा चेंज नज़र आने लग जाते हैं, आपको चेंज दिखाई देगा क्या टेस्ट उसमें, टेस्ट उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम रेंसिडिटी। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ मैं, ऑयल एंड फैट से मिलकर जो भी सब्सटेंस हमारे बनते हैं
गेट ऑक्सीडाइज आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद उनकी टेस्ट, स्मेल एंड कलर में क्या हो जाता है बेटा, चेंज नजर आ जाता है आपको। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, यानी कि धीरे धीरे वो खराब होने लग जाती है जब लोग। तो मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए, है ना, रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या क्या रोकथाम की जा सकती है ना, तो वो क्या है, सबसे पहला क्या है, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मिला के। एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या हो सकते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पैकेजिंग, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, तो जितने पैकिंग किए जाते हैं तो उनमें क्या मिलाई जाती है बेटा, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। जैसे चिप्स लेते हैं, चिप्स में क्या होती है, एयर भरी होती है, तो वो एयर कौन सी होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है ना। और जो हमारा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, अगर उसे हम उस पैकेट से बाहर निकाल के अगर 2 दिन के लिए तो उन पर वो क्या होने लग हो जाएंगे बेटा, वो ख़राब होने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो किस में संपर्क में आएंगे, ऑक्सीजन संपर्क में आएंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिससे वो ख़राब होने लगते हैं। वरना पैकेट में आप काफ़ी लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रख सकते हो। नेक्स्ट है कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में भी आप लोग जो ऑयल एंड फैट से मिलकर प्रोडक्ट बने हैं उन्हें किस में, फ्रिज में, है ना, रेफ्रिजरेटर में रख के भी उन्हें कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, और जो स्टोरिंग फूड होते हैं उसे किसी से दूर रखना है बेटा, लाइट से दूर रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चैप्टर बेटा यहीं आपका ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग करवा रहा हूँ, एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। 5 टाइप की रिएक्शंस मैं बता चुका हूँ आपको। अब उसमें से आपको पहचान करनी है कि इसमें एक कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक सब्सटेंस है ए, एरो का साइन लगा दिया, उसके बाद बी और सी में वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो कोई एक सब्सटेंस यानी कि वन सब्सटेंस, इसमें 2 एंड मोर सब्सटेंस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एक वन रिएक्टेंट है ना, 2 एंड मोर प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी बेटा आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ए बी प्लस सी डी, अब क्या हो रहा है, बी ए के साथ है, अब बी किसके साथ है, सी के साथ है। अब यहाँ पे देखो डी किसके साथ है, सी के साथ, अब डी यहाँ किसके साथ, एक। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, दोनों ही अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट। आया हो कुछ याद, ठीक है। इसमें दोनों ही आयन एक्सचेंज कर रहे हैं अपने, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, वाई डज नॉट सिल्वर इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4, कि जो सिल्वर होती है वो जब हाइड्रोजन गैस फॉर्म क्यों नहीं करते हैं, कब, जब H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शंस कराते हैं। तो सिल्वर डो नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो सिल्वर क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती है ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट जब सिल्वर को यानी कि Ag को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देख रहे होगे आप। तो जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर रहा है, तो सिल्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसमें बता भी दिया उसने, सिल्वर डो नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो सिल्वर के पास, जब सिल्वर लेस रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है, और सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो ये इसे यहाँ से हटा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। और जब ये पॉसिबल नहीं होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस फॉर्म ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो
नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पे। व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। ऊपर करा चुका हूँ मैं ये रिएक्शंस आपको कि जब क्विकलाइम में वाटर ऐड किया जाता है तो वहाँ क्या बोलते हैं, सिलेक्टाइम फॉर्म होता नहीं था। कैल्शियम ऑक्साइड को में जब वाटर मिलाया तो क्या बनता था, वहाँ सिलेक्टाइम बनता था नहीं बनता था, प्लस वहाँ से हीट एनर्जी क्या होती थी, प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, तो ये ऊपर बता भी चुका हूँ और यहाँ भी समझा दिया बेटा आपको। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर फूड पार्टिकल प्रिफरेबली पैकेड इन एल्यूमिनियम फॉइल। कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज नहीं करते हो आप लोग, घर पे करते होगे बेटा। जब आप स्कूल या कॉलेज जाते होगे तो आपके पेरेंट्स जो खाना पैक करते होंगे किसमें करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में तो करते हैं। तो क्यों करते हैं वो आज देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम फॉइल डू नॉट कोरोड इन एटमोसफेयर इवन if kept for a long time because a protective coat of aluminum oxide है ना, जिसका फॉर्मूला Al2O3 is formed on the surface of the foil and stop any further reaction of the metal with air and water, thus food particles do not get spoiled। तो इसका अर्थ ये है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है तो इसका अर्थ बेटा ये है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है इसे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ना लंबे समय तक के लिए अगर इसे रख दें तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्यूमिनियम के फॉइल पर क्या होता है बेटा, रस्टिंग नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं लगता है। क्योंकि क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक सिल्वर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्या हो जाती है बेटा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ना, जो मेटल को क्या करते हैं बेटा, एयर है ना और वाटर के साथ रिएक्शन करने से क्या करते हैं बेटा, रोकती है ना। जो इन्हें द मेटल विद एयर एंड वाटर दस फूड पार्टिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो जो मेटल होती है वो एयर एंड वाटर के साथ रिएक्शंस करने से रोकती है, जिसे जो हमारे क्या होते हैं फूड पार्टिकल्स होते हैं वो स्पॉइल्ड नहीं होते, ख़राब नहीं होते। दोबारा से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों, ध्यान से सुनो। एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है बेटा, एल्यूमिनियम फॉइल को है ना काफ़ी लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रखने पर उसमें क्या होता है, रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना। क्योंकि एल्यूमिनियम सरफेस पे क्या होता है, एल्यूमिनियम मतलब जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ना, जो मेटल को एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करने से रोकती है और जिससे फूड जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पॉइल होने से बच जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो खाने के जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं हमारे, इस जो उन्हें पैक किया जाता है एल्यूमिनियम फॉइल में, इसीलिए पैक किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ए सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन पार्टिकल्स is added to a blue solution of reddish brown metal, why the color of metal y है ना, the color of the solution get discharge, identify x and y, also type of reaction। तो आपको x और y बताना है कि x और y क्या है और किस टाइप की रिएक्शन है ये भी आपको बताना है। तो ये सब्सटेंस x कोई सब्सटेंस है आपका x, वो क्या है बेटा, आपका आयरन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कॉपर। तो जब इसके साथ रिएक्ट कराता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, FeSO4 और प्लस यहाँ से क्या निकलता है, कॉपर। तो Fe क्या है आपका, X है और ये जो बन के आया ये क्या है बेटा आपका Y, और Y क्या है आपका कॉपर, है ना। अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में देखो SO4 Cu के साथ है, Cu के साथ था बट अब SO4 किसके साथ है, Fe के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शंस को क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में किसका यूज किया जाता था, बताया नहीं था, कैल्शियम ऑक्साइड का। जब इसमें वाटर डाल के क्या बनाता था, सिलेक्ट टाइप बनाता था। ठीक है, राइट द रिएक्शंस लिख दी। अब इसमें क्या करा, पहले नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज वाटर इज वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या था वो, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला। ठीक है, इट्स फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, वाइट वॉशिंग में जिसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। तो हमने यहाँ रिएक्शन लिख दी,
है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसोल्युबल सब्सटेंस, क्या होता है, इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो मैंने बताया, ऊपर बताया था आपको कि प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती है, इसमें क्या बनता है बेटा, इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है हमारा। तो ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, है ना। और ये रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे NO3 NaCl के साथ AgCl बनाता था, ये क्या है बेटा आपका PPT है ना, क्योंकि ये इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बेटा मैं ऊपर भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो ठीक है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन या ये वाली डेफिनेशंस जो भी आपको इजी लगी वो आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। भाई ऑयल एंड फैट से जो प्रोडक्ट मिलके बने होते हैं वे क्यों खराब हो जाते हैं, है ना। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम गेट रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ऑयल एंड फैट से जो भी प्रोडक्ट बने होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना। ऑक्सीडाइज होने के बाद तो टेस्ट में कलर में क्या हो जाता है बेटा, चेंज नजर आता है आपको, है ना, यानी कि ख़राब होने लग जाते हैं वो धीरे धीरे। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं ना। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम। तो नाइट्रोजन क्या करती है, ऑयल एंड फैट से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो उन्हें काफ़ी लंबे समय तक के लिए सेफ रखती है। नेक्स्ट है बेटा राइट द बैलेंस रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है बेटा आपका, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, एरो का साइन पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाया Ki, और प्लस यहाँ से बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो KBr बैलेंस, तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे और इसे बैलेंस करके दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, बोल रहे हैं ना वो राइट द बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शंस करने के लिए KiI2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 लगा दिया। 2 KBr हो गया, यहाँ पे 2 Ki हो गया। अब I भी बैलेंस हो गया, इधर I भी बैलेंस है। अब क्या बचा, Br2 ये रहा और Ba ये रहा है। तो ये रिएक्शंस क्या होगी बेटा आपकी, बैलेंस हो जाती है। अब ऐसा था जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का ZnCO3, एरो का साइन ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख सकते हो ZnO एक यहाँ से लिए CO2, ये रिएक्शंस बैलेंस है आपकी। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्या है H2 और प्लस क्लोरीन क्या है Cl2। तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो HCl बना दो, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। और यहाँ H2 और Cl2 तो बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेंगे बेटा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है वो। तो फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। अब फॉर्मूले याद होने के बाद इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके लिखने के बाद फिर उस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। ध्यान रखना रिएक्शंस बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ना, सभी बच्चों को रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक क्यों होती है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा है ना, तो वहाँ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। पूछ लेता है ये कभी कभी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, तो क्या बताओगे एंडोथर्मिक। और वही जो रेस्पिरेशन की रिएक्शंस है वो कैसी है बेटा आपके, एक्सोथर्मिक। क्यों है, तो वी नीड द एनर्जी टू सर्वाइव, हमें जीने के लिए बेटा, है ना, हमें जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। ठीक है, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा, फूड से मिलती है ना। तो व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो द फूड आइटम, फूड गेट मेटाबोलाइज्ड बाय ऑक्सीजन। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो भोजन होता है हमारा, जो फूड होता है वो ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाता है बेटा, पचाया जाता है ना, पचा लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में ना, इस प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज। क्या होती है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना। तो हिंस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं।
ठीक है। इसलिए जो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। अब आप लोग लिखना चाहो, इसकी रिएक्शंस लिखना चाहो, मैं रिएक्शन में दिखाता हूँ। देखो रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शंस कुछ इस तरीके से है बेटा, स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा सा। C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से क्या बनाएंगे बेटा, H2O प्लस CO2 और प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, बैलेंस के लिए यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो और यहाँ भी 6 लगा दो। ठीक है, यानी कि जब भी ग्लूकोज यानी कि फूड पार्टिकल्स के बाद छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, सेल्स, हमारी बॉडी के हर सेल्स में जाता है, जाने के बाद क्या करेगा, वो वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी, जिस कारण हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी वर्क कर पाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस यहाँ से एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन वाली जो रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन मैंने यहाँ दिखा दिया आप लोगों को, तो आप लोग रिएक्शन देख लेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यहाँ से Ca ले लो, यहाँ से CO2, तो CaCO2 और एक वो यहाँ से निकाल लो, तो CO3 होगा, और प्लस यहाँ से क्या फॉर्म हो जाता है बेटा, वाटर, क्योंकि यहाँ पे H2 बचा और एक O बचा, तो वाटर फॉर्म हो। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम, CaLCiO, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, 3 और 4 2 रिएक्शंस क्या है बेटा, आपके बैलेंस है। नेक्स्ट आता है सेकंड, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल टू H। ठीक है, और प्लस क्या निकाल देगा यहाँ से, सिल्वर। अभी रिएक्शन बैलेंस है, NO3 के आगे 2 है, तो यहाँ पे Na3 लगा देंगे। अब Ag के आगे कितना होगा बेटा, 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे Ag के आगे। अब ये रिएक्शंस क्या है बेटा, आपकी बैलेंस है। ठीक है, थर्ड केस आता है बेटा आपका एल्यूमिनियम Al कॉपर क्लोराइड, यानी कि CuCl2 के साथ जब रिएक्ट करती है तो वहाँ से क्या बनाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है, और प्लस यहाँ से निकालती है कॉपर। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 3 6, तो Cl6 हो गया आपका। अब Cl6 करने के लिए क्या लगाऊंगा, 3 लगा दूँगा, 3 2 6, Al2 है तो Al के आगे लगा देंगे 2, अब Cu के आगे लगा देंगे 3, तो ये रिएक्शंस हो जाती है आपकी बैलेंस। और फोर्थ आती है बेटा आपकी फोर्थ देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं। तो इसकी क्या बनाया उसने, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम BaSO4। ठीक है, प्लस क्या निकल गया यहाँ से 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो 2KCl निकाल दो यहाँ से, और रिएक्शन बैलेंस है आपकी। तो ये क्या है आपका, बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से रिएक्शंस को बेटा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बेटा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ओके बेटा।